बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आप सभी का विकास स्टडी पॉइंट में। तो दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 12 का पॉलिटिकल साइंस और बुक नंबर 2 चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है एक दल का प्रभुत्व। इसका हम सेकंड पार्ट करने वाले हैं। फर्स्ट पार्ट हमने ऑलरेडी कर रखा है। जिन भाई और बहनों ने नहीं देखा है कृपया करके देख ले। फर्स्ट पार्ट कंप्लीट कर लेंगे तो ये सेकंड पार्ट आपके लिए बहुत ही ईजी हो जाएगा समझना, ठीक है। जहां पे हमने पहले पार्ट में हमने बात किया था कि आजादी के बाद किस तरीके से एक दल का प्रभुत्व स्थापित हुआ, एक दल की व्यवस्था क्या थी, बहुदलीय व्यवस्था क्या थी, इन सभी चीजों के बारे में हमने बात किया था। वही हम सेकेंड पार्ट में हम ये बात करने वाले हैं कि आखिर ये जो राजनीतिक दल है इनमें क्या क्या अंतर थे। जैसे भारतीय जनसंघ, कम्युनिस्ट पार्टी, स्वतंत्रता पार्टी, इनके संस्थापकों के बारे में बात करेंगे, क्या अंतर है इसके बारे में बात करेंगे। पहले जो 3 आम चुनाव जिसके ऊपर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, ठीक है, 6 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं कि पहले 3 आम चुनाव में कांग्रेस पार्टी क्यों जीतती। आज की डेट में हम देखते हैं भाजपा चल रही है, सरकार 3 बार से लगातार भाजपा की चल रही है, लेकिन पहले ऐसा क्या था जिसकी वजह से कांग्रेस पार्टी ही जीतती थी, भाजपा का कहीं नामो निशान नहीं था, है ना। क्यों, किस तरीके से क्या चीजें हुई, उन सभी चीजों के बारे में बात करने वाले हैं। चलिए मन्नू जी जुड़ चुके हैं, हेलो। चलिए बहुत बहुत आप लोग का वेलकम है और आई होप तो आप लोग ने राखी का त्योहार बहुत ही अच्छे से सेलिब्रेट किया होगा। तो आप त्योहार तो देखो चलते रहेंगे, लेकिन हमें ये बात पता है कि सितंबर में हमारे पेपर है, तो उस चीज के लिए तैयारी करके चलना है आप लोग को। तो चलिए सबसे पहले हम करते हैं पार्ट 2 की स्टार्टिंग और हम देखते हैं कि क्या क्या हम पढ़ने वाले। तो देखिए सबसे पहले चीज, सबसे पहला टॉपिक आपके सामने ये रखा हुआ है कि भारत की सभी राष्ट्रीय पार्टियों की सूची बताइए, ठीक है। भारत की, चलो इससे पहले ना मैं चाहता हूं जो भी ऐसे बच्चे आए हुए हैं एक बार मैं दिखा दूं कि हमने क्या क्या चीज पढ़ा था, ताकि उन बच्चों के लिए भी रिवीजन हो पाए। तो हमने देखिए ये चीज पढ़ा था, एक दल का प्रभुत्व का दौर, जिसमें हमने एक दलीय व्यवस्था के बारे में बात किया था। एक दल की व्यवस्था क्या थी, ठीक है, इसके बारे में हमने बात किया था। इसके बाद हमने ये बात किया था कि एक दलीय व्यवस्था क्या है, साथ ही साथ बहुदलीय व्यवस्था क्या है, इसके साथ साथ लोकतंत्र स्थापित करने की कौन कौन सी चुनौतियां होती है, ठीक है, उस समय कौन कौन सी आई। चुनाव आयोग के बारे में हमने थोड़ा सा बात किया था कि चुनाव आयोग क्या है। फिर हमने थोड़ा सा और आगे बात किया था कि देखो जब चुनाव आयोग आई उसके सामने क्या क्या चुनौतियां थी और उन्होंने क्या क्या चीज का बदलाव किया। साथ ही साथ हमने बात किया निर्वाचन के ऊपर कि उसमें क्या क्या सुधारों की बात हुई थी। अब ये तो हमारा पार्ट क्लियर हो गया, अब हम बात करेंगे मेन चीज की जो कि हम सेकेंड पार्ट में करने वाले। बाकी देखिए जल्दी से आप लोग अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी नोटिफिकेशन चला जाए, ताकि उन लोग को भी समझ में आ पाए कि हाँ अभी लाइव क्लासेस स्टार्ट होने हो गई है और आप लोग जल्दी से जुड़ जाए, है ना। चलिए देखिए क्या लिखा है, भारत की सभी राष्ट्रीय पार्टियों की सूची। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं पहले के पीडीएफ में मैं 8 राष्ट्रीय पार्टी के बारे में बताता था, लेकिन अब टोटल 2025 के डेटा के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो टोटल सिर्फ 6 ही ऐसी पार्टियां हैं जिनको राष्ट्रीय मान्यता दी गई है ना, जिसको राष्ट्रीय मान्यता दी गई है। कितनी पार्टियां हैं भाई, टोटल 6 ही पार्टियां। तो देखिए बड़े ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले चीज क्या लिखा है कि भारत विश्व का सबसे लोकतांत्रात्मक, ठीक है, देश है, अतः भारत में राजनीतिक दलों का होना क्या है भाई, स्वाभाविक है, ठीक है, क्या है, स्वाभाविक। सबसे पहली चीज कौन कौन सी ऐसी पार्टियां हैं, है ना, कौन कौन सी ऐसी पार्टियां हैं जिनको राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त हुई है। तो सबसे पहला आता है भाजपा, जो कि आज की डेट में आपको पता है कि भाजपा किस तरीके से, है ना, अपना सत्ता बरकरार करके रखी हुई है। तो सबसे पहले क्या आ गया भाई, भारतीय जनता पार्टी, जिसको हम बीजेपी के नाम से जानते हैं। इसका अगर मैं बात करूं स्थापना वर्ष की बात करूं तो 6 अप्रैल 1980 तो क्या हुआ था, ये स्थापित हुआ था, ठीक है। साथ ही साथ अगर स्थिति की बात किया जाए तो सबसे बड़ी राष्ट्रीय पार्टी में से एक है। आगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इस बार इनको तो आप जानते ही हो, जिसको आईएनसी यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के नाम से जाना जाता है, जिसकी स्थापना 28 दिसंबर 1885 में की गई थी, जो कि सबसे पुरानी पार्टी है। अगर भारतीय पार्टियों में अगर मैं बात करूं तो जो सबसे पुरानी पार्टियां है ना वो कौन सी है, ये वाली पार्टी है। आगे मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, जिसको सीपीआईएम कहा जाता है, 7 नवंबर 1964 में इसकी स्थापना हुई थी, केरल त्रिपुरा में इसका जो मजबूती है ना। आगे अगला अगर मैं बात करूं जिसको कहते हैं बीएसपी, यानी कि बीएसपी है बहुजन समाज पार्टी, स्थापना की बात कर लिया जाए तो 14 अप्रैल 1984 में स्थापना हुई थी। ये बेसिकली किसके लिए बात करती है, दलितों की बात करती है, ठीक है। आगे अगर मैं बात करूं तो नेशनल पीपुल्स पार्टी, जिसको एनपीपी के नाम से जानते हैं, किस नाम से जानते हैं भाई, एनपीपी के नाम से जानते हैं, ठीक है, नेशनल पीपल्स पार्टी, जिसकी स्थापना 6 जनवरी 2013 में की गई थी। और स्थिति की अगर मैं बात करूं तो ये खास करके पूर्वोत्तर का जो राज्य है, जैसे अपना मेघालय हो गया, ठीक है, वहां पर ये पार्टी बहुत ही ज्यादा सत्ताधारी है।
इसके साथ साथ एक और पार्टी है जिससे आप लोग अवगत होंगे अगर आप दिल्ली से बिलोंग करते हैं, जिसको हम कहते हैं आम आदमी पार्टी। ठीक है, आम आदमी पार्टी जिसको आपके नाम से जाना जाता है। तो 6 नवंबर 2012 दिल्ली और पंजाब में, ठीक है, इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, 2012 में दिल्ली और पंजाब में अगर आप देखेंगे तो किस तरीके से उन्होंने अपनी सत्ता को बरकरार करके रखा हुआ है। ठीक है, तो चलिए भाई, ये तो हमने बात कर लिया, ये ऐसी पार्टियां हैं जिनको राजनीतिक मान्यता दी गई है और ये पार्टियां नेशनल लेवल पे चुनाव लड़ती हैं। अब हम थोड़ा सा और बात करेंगे। देखिए, यहाँ पर ये समझना इंपॉर्टेंट है सिंबलों के बारे में, क्योंकि अगर आपके दिमाग में सिंबल्स रहेंगे ना तो आप समझिए कि चीजों को बहुत ही अच्छे से कर पाएंगे। चलिए, सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे कांग्रेस की। देखिए भाई, कांग्रेस स्टार्टिंग में अगर देखा जाए तो कुछ इस प्रकार से सिंबल उम्बल नहीं चलता था, यानी कि समझो कि बहुत ही सिंपल तिरंगे के हिसाब से उनका एक झंडा हुआ, अपना एक सिंबल हुआ करता था, लोगो हुआ करता था। लेकिन आगे चल के जब पहली बार जब यहाँ पे जब चुनाव हुआ 1951 से 52 में, तो उस समय जो इनका जो सिंबल था वो था दो बैलों की जोड़ी। ठीक है, सबसे पहले क्या था भाई, दो बैलों की जोड़ी था। आगे चल के फिर होता क्या है, 1969 में क्या होता है, विभाजन हो जाता है। कांग्रेस का क्या हो जाता है, विभाजन, जो कि आगे हम पढ़ने वाले। तो कांग्रेस का जब विभाजन हो जाता है तो क्या बनता है, सिंडिकेट कांग्रेस ओ, और दूसरा क्या बनता है, इंदिरा गांधी कांग्रेस आर। तो यानी कि विभाजन होने के बाद सिंडिकेट के पास ये सिंबल चला जाता है, क्योंकि अब एक ही सिंबल है, दोनों तो ले नहीं सकते, इस वजह से सिंबल एक यहाँ पे चला जाता है। और इंदिरा गांधी ने अपना सिंबल चेंज करके क्या कर दिया, गाय और बछड़ा कर दिया। ठीक है, चलिए आगे चल के आज की डेट में अगर आपको पता है तो कांग्रेस का जो सिंबल है वो है पंजा। आप कहोगे भैया ये जब चीज था तो पंजा क्यों आ गया, हाथ का पंजा क्यों आया? वो इसलिए आया क्योंकि आगे चल के इंदिरा गांधी ने आपातकाल लागू कर दिया था और ऐसी स्थिति में इनका जो सिंबल था वो जब्त कर लिया गया था चुनाव आयोग के द्वारा। ये कहा गया था कि आप दोबारा चुनाव नहीं लड़ सकते इस सिंबल के साथ, तो इन्होंने अपना सिंबल चेंज करके क्या कर दिया था, हाथ का पंजा कर दिया था। यहां तक समझ में आगे बात? चलिए, बहुत बढ़िया। अब बात करते हैं यहाँ पे इसी तरीके से जिस तरीके से कांग्रेस का सिंबल चेंज हुआ, उसी तरीके से भाजपा का भी सिंबल चेंज हुआ। ठीक है, कैसे? सबसे पहले यहाँ पे देखिए, स्टार्टिंग में अगर देखा जाए तो एक दीपक, ये था भारतीय जनसंघ 1951 में भारतीय जनसंघ का जो वो चीज था, लोगो था, या ये आपको कि जो चुनाव चिन्ह था वो क्या था, दीपक था। आगे चल के 1977 में जब चुनाव लड़ा गया तो उस समय क्या हो गया था, हलधर किसान हो गया था, है ना। इसके बाद आज की डेट में आपको पता है कि भाजपा का जो सिंबल है वो क्या है, भाजपा का जो सिंबल है वो है कमल का फूल। ठीक है, कमल का फूल। थोड़ा सा गले में दिक्कत इसलिए है क्योंकि 2 दिन से मेरी खुद की तबीयत अच्छी नहीं है, तो इसी वजह से थोड़ी दिक्कत हो रही है बोलने में। हालांकि आप लोग को समय से वीडियो मिल पाए, इस वजह से कोशिश हमारी ये रही कि जितना बेटर हो पाएगा उतना जल्दी हम चीजों को करवाते हैं। चलिए, इसी प्रकार से अगर मैं बात करूं, जो सीपीआई है, सीपीआईएम और ये सीपीआई दो चीजें हैं। ठीक है, ये भी अलग हुई थी 1964 में, हालांकि उससे पहले ये एक ही थी। तो 1964 में दो चीजें बन गई थी, एक बन गई थी सीपीआई और दूसरा बन गया था सीपीआईएम। इनका आप देख सकते हो इस प्रकार का सिंबल है जिसका नाम है हसिया हथौड़ा। ठीक है, जिसकी स्थापना 1964 में हुई थी। आगे अगला है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, स्थापना की बात करें 1925, चुनाव की बात करें तो बाली और हसिया, ये इनका सिंबल है। बीएसपी का तो आपको पता है, बहुजन समाज पार्टी, उसका जो सिंबल है वो है हाथी, और स्थापना की बात करें तो 1984। और इसके साथ साथ एक और पार्टी थी जो है राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, जिसको कहा जाता है एनसीपी। ठीक है, जिसकी स्थापना 1999 में हुआ था। ठीक है, अब मैं आपको यहीं पे एक चीज समझा दूं कि देखिए, ये जो पार्टी है, ये वाली पार्टी, ये भी राष्ट्रीय मान्यता से हट गई है, ये जो पार्टी है ये भी राष्ट्रीय मान्यता से हट गई। आगे बात करते हैं, अगला है अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस। ठीक है, ये भी जो पार्टी है ये भी मान्यता से हट गई है। आगे नेशनल पीपल्स पार्टी ये है, जिसकी स्थापना 2013 में की गई थी, और इसके साथ साथ आम आदमी पार्टी का तो आपको पता ही है, अरविंद केजरीवाल ने इनको वो किया था। ठीक है, तो एक बार मैं और आपको दिखा देता हूँ कि कौन कौन सी पार्टियां, टोटल 6 ही पार्टी है जिनको मान्यता दी गई है। पहला बीजेपी को, दूसरा आईएनसी को, तीसरा सीपीआई को, चौथा बीएसपी को, अगला है एनपीपी को, इसके बाद है एपी यानी कि आम आदमी पार्टी। ठीक है, अब हम थोड़ा सा और आगे बात करते हैं और चीजों को समझते हैं। देखिए, अब यहां से भारतीय जनसंघ और कम्युनिस्ट पार्टी में अंतर की बात करें। किसकी बात करेंगे भाई? अंतर की बात करेंगे कि एक पार्टी की क्या विचारधारा है, दूसरी पार्टी की क्या विचारधारा है। दोनों पार्टियों की अलग अलग विचारधाराएं थी। तो देखिए, भारतीय जनसंघ जो आगे चल के, यही भारतीय जो जनसंघ है जो आगे चल के किस चीज में कन्वर्ट हुई,
आगे चल के यही भारतीय जनसंघ कन्वर्ट हो गई भाजपा में, जो कि आज हमें पता है। ठीक है, तो देखिए ये जो जनसंघ है इसकी क्या विचारधारा थी, ये चाहता था कि पाकिस्तान को भारत में शामिल करवा लिया जाए। दूसरे नंबर पे अल्पसंख्यकों को जो रियायतें दी जा रही है ना, जैसे छूट सब्सिडी जो दी जा रही है ना, ये चीज क्या कर दिया जाए, खत्म कर दिया जाए। ठीक है, और तीसरा आणविक हथियार बनाने, यानी कि जितना ज्यादा हो सके हथियार को बनाने पर ध्यान दिया। ठीक है, इसी प्रकार से देखा जाए तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की जो विचारधारा है वो है पाकिस्तान के स्वतंत्र रखने को बनाए रखे, यानी कि अगर देखा जाए तो भारतीय जनसंघ कहती है कि पाकिस्तान को भारत में मिला लिया जाए, जबकि कम्युनिस्ट पार्टी ये कहती है कि नहीं नहीं, भारत को पाकिस्तान को भारत में ना मिला जाए, उनको एक स्वतंत्र बना के रखें। ठीक है, अगला है कम्युनिस्ट पार्टी इन रियायतों को जारी रखती है। क्या करती है, इन रियायतों को जारी रखती है। कौन सी रियायतें, जो अल्पसंख्यकों को मिलने वाली जो रियायतें हैं, छूट है, जनसंघ कहती है खत्म कर दो, जबकि कम्युनिस्ट पार्टी कहती है कि मत खत्म करो। आगे कम्युनिस्ट पार्टी इस प्रकार का कोई प्रयास नहीं करती। किस प्रकार का प्रयास, ये आणविक हथियार बनाने का कोई भी प्रयास नहीं करती। ठीक है, यहीं पे स्थापना की बात किया जाए तो 21 अक्टूबर 1951 में इसकी स्थापना हुई थी। भारतीय जनसंघ की संस्थापक के नाम में बात किया जाए तो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ये थे संस्थापक। वही बात किया जाए भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की तो स्थापना की बात किया जाए तो कब हुआ, 1925 में हुआ। और M.N. राय, सूरज भाई जगन्नाथ, सूरज प्रसाद वर्मा और P.C. बोस, ये इनके क्या है, संस्थापक। ठीक है, ये इनके क्या है, संस्थापक। तो जनसंघ के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जबकि कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक ये हुए। इसी प्रकार से एक और अंतर की बात करते हैं तो अगला अंतर आता है समाजवादी दल और कम्युनिस्ट पार्टी के बीच में अंतर। ठीक है, तो देखिए समाजवादी जो दल है लोकतांत्रिक समाजवाद पर विश्वास करती है, वहीं कम्युनिस्ट पार्टी की अगर मैं बात करूं तो कम्युनिस्ट पार्टी क्रांतिकारी समाजवाद पर विश्वास करती है। क्रांतिकारी यानी कि ये थोड़े से आक्रामक है ना। आगे समाजवादी दल कांग्रेस की कड़ी आलोचना करती है, यानी कि कांग्रेस की बुराई करती है। ठीक है, और ये उसकी आलोचना करने से बचती है। समाजवाद दल में उदारवादी नेता है, जबकि यहाँ पर कौन से नेता है, क्रांतिकारी, यानी कि दोनों बिल्कुल अपोजिट है। ठीक है, स्थापना की बात करें 4 अक्टूबर 1992 में इसकी स्थापना हुई थी। संस्थापक मुलायम सिंह यादव थे। और जबकि कम्युनिस्ट पार्टी की अगर मैं बात करूं तो इनकी स्थापना वही है 1925 में हुई थी, और बाकी जो हमने अभी जस्ट पीछे पढ़ा वही इनके संस्थापक वो हो जाएंगे। ठीक है, चलिए एक और अंतर की बात कर लेते हैं। वही अंतर है जनसंघ और स्वतंत्रता पार्टी के। जनसंघ की अगर मैं बात करूं तो एक देश एक संस्कृति एक राष्ट्र बनाने के पक्ष में। इनका मानना है कि पाकिस्तान को भी शामिल करवा लिया जाए और शामिल करने के बाद एक अखंड भारत बनाया जाए। क्या बनाया जाए, अखंड भारत। स्वतंत्रता पार्टी इस प्रकार का कोई भी प्रयास नहीं करती है। आगे जनसंघ भारत पाकिस्तान को मिलाकर अखंड भारत बनाना चाहती है, जबकि स्वतंत्रता पार्टी अखंड भारत बनाने के व्यवहार में नहीं। ये आणविक हथियार बनाने के पक्ष में है, और जबकि ये आणविक हथियार की अपेक्षा विकास को ज्यादा ध्यान देती है, यानी कि इनका मानना है कि विकास करने की चीजों पर ज्यादा ध्यान। ठीक है, स्थापना तिथि की बात करें तो 31 अक्टूबर 1951 में इसकी स्थापना हुई थी। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने इनकी स्थापना की थी। 1959 में स्थापना हुई थी स्वतंत्रता पार्टी की, और स्वतंत्रता पार्टी के जो संस्थापक थे चौधरी चरण सिंह और C गोपालाचारी तथा अन्य नेता भी इसमें शामिल। स्टार्टिंग में भी दो ही है जिसके बारे में मैंने लिख दिया। यहाँ तक कोई दिक्कत है, आई होप आपको नहीं होगा। ये तो हमने थोड़ी सी चीज बात कर ली। अब देखिए यहाँ से अपना 6 मार्क्स के क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। तो देखिए क्या लिखा हुआ है, प्रथम 3 आम चुनाव, मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं समझा रहा हूँ, ये पेपर में आता ही आता है, ध्यान से याद करिए। ठीक है, जब पहला आम चुनाव हुआ था तो देखिए आम चुनाव में सबसे पहले लोकसभा में सीटें देखी जाती है। देखिए 1952 में इसका चुनाव हुआ, लोकसभा में टोटल कितनी सीटें थी, 489। ठीक है, जिसमें से पहला जब चुनाव हुआ तो चुनाव किस तरीके से हुआ इसके बारे में हमने बात कर लिया था। जब चुनाव हुआ, चुनाव में वोटिंग हुई और उसमें जीतता कौन है, कांग्रेस पार्टी जीतती है। ठीक है, सीटें कितनी मिली, 364 सीटें मिली। दूसरे नंबर पे कौन आई, समाजवादी दल आई, जो कि 16 सीटें मिली थी। स्वतंत्रता पार्टी की 12 सीटें मिलती और जनसंघ 3 पार्टी। अब कहोगे भैया ये वही जनसंघ है जो आगे चलकर भाजपा में कन्वर्ट हुई है, लेकिन अभी देखिए कितना है वोट, 3 है। कितना है, 3। तो अब देखिए बड़े ध्यान से डेटा समझ के रखिएगा। टोटल वोट की बात करें तो 489, जिसमें से कांग्रेस पार्टी को 364 मिला, भारतीय समाजवादी दल को 16 मिल गया, स्वतंत्रता पार्टी को 12 मिल गया, जबकि जनसंघ को कितना मिल गया, 3 मिल गया। ठीक है, आगे बात करते हैं। जब पहली बार जब चुनाव हुआ ना तो लोगों ने अलग अलग बातें कही। क्या कही, क्योंकि देखो पहली बार जब चुनाव हुआ तो दिक्कतें तो बहुत आई। उस समय अनपढ़ों की संख्या ज्यादा थी, पढ़े लिखों की संख्या कम थी। प्रशिक्षण दिया गया सबको, भाई देखो ऐसे से आप लोग को जाके वोट देना है। तो बस वही है कि लोगों की पहली बात तो सूची में नाम आना एक बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि वोटर आईडी कार्ड बनना नहीं बनना, बहुत सी चीजें। ठीक है, तो लोग जाते थे अपना वोट दे के आए, तो कई सारे कवरेज निकले। क्या निकले कि कुछ लोगों ने कहा कि ये तो भाई जुआ हो रहा है, तो ये हो रहा है। क्योंकि देखो कहने का मतलब, जुआ का मतलब क्या होता है, जुआ का मतलब होता है कि पैसा लगा देना, है ना।
ऐसे ही होता है ना, जुआ मतलब पैसा लगा दो, जो होगा देख लिया जाएगा, यही बात होती है। तो उस समय चुनाव भी इस तरीके से हुए थे, क्योंकि लोगों को पता ही नहीं किस तरीके से चुनाव हो रहा है, क्या हो रहा है। भारत में पहली बार चुनाव हुआ, आम जनता वोट दिए जा रही है, तो लोगों को आइडिया था ही नहीं। तो बहुत सारे न्यूज़पेपर में बुराइयां भी हुई कि भारत में जो चुनाव हो रहा है कि वो तो जुआ है, वो तो ये है, वो तो वो है ना। इस तरीके से कवरेज भी आई। देखिए क्या लिखा है, पहले चुनाव के बारे में क्या क्या लोगों की राय थी। तो एक हिंदुस्तानी संपादक ने कहा था कि इतिहास का सबसे बड़ा जो जुआ है वो है भारत का पहला चुनाव। ठीक है, अगला है ऑर्गेनाइजर। ठीक है, ऑर्गेनाइजर नाम की पत्रिका ने लिखा कि जवाहरलाल नेहरू अपने जीवित रहते ही यह देख लेंगे और पछताएंगे कि भारत में सार्वभौमिक मताधिकार के असफल रहा। इसका मतलब ये हुआ कि एक ऑर्गेनाइजर जो थे उन्होंने ये बात कहा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जो ये कह दिया है ना कि सार्वभौमिक वैश्य मताधिकार, जो भी इतने साल से ऊपर है, मतलब उस समय 21 साल चल रहा था, 21 साल से ऊपर है वो वोट दे सकता है ना, ये बात कह दिए हैं। तो अब सारे लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो ये समझो कि ये सबसे बड़ी भूल साबित होने वाली है जवाहरलाल नेहरू की, ऐसा लोगों ने कहा। आगे, इंडियन सिविल सर्विस के एक अंग्रेज नुमाइंदे का दावा था कि आने वाला वक्त और अब से कहीं ज्यादा जानकार बड़े विस्मय से लाखों अनपढ़ लोगों के मतदाता की यह बेवकूफी नौटंकी देखेंगे। यानी कि अगर कहा जाए तो कहने का मतलब यह है कि जितनी भी चीजें हुई हैं जिसमें अनपढ़ों ने अपना वोट दिया, अपना नेता चुना है, ये सबसे बड़ी नौटंकी के रूप में साबित हुए। क्यों? क्योंकि ये नौटंकी है, सबसे बड़ी पार्टी तुम ही हो, जीतने वाला तुम ही हो, सारा चीज अप्लाई तुम ही कर रहे हो। इस प्रकार से लोगों ने कवरेज छापना शुरू किया और ये सब चीजें लिखी। ठीक है, तो कई बार पता क्या होता है, पेपर में इस प्रकार से लिख देता है कि इतिहास का सबसे बड़ा जुआ किसको कहा गया, तो एमसीक्यू में दे देगा, तो उसमें लिख देगा कि पहला जो चुनाव है उसको, दूसरा चुनाव है उसको, तीसरा चुनाव है उसका, या फिर अन्य, इस प्रकार से करके दे देगा। तो आपको ये बात पता रहेगा कि पहले चुनाव कैसा कहा गया, तभी तो आप लोग टिक कर पाओगे। तो ये भी बात समझना। ठीक है, चलिए आगे क्या लिखा है, प्रथम आम चुनाव को इतिहास का सबसे बड़ा जुआ की संज्ञा देकर क्यों आशंकाएं व्यक्त की गई। इसलिए सबसे पहले चीज, मतदाताओं की विशाल संख्या, इतनी बड़ी जनसंख्या थी जिसमें ये सारी चीजें हुई थी। गरीब और निरक्षर मतदाता थे, चुनाव हेतु संसाधन की कमी थी, यानी कि अरेंजमेंट की कमी थी, संसाधनों की कमी थी, किस तरीके से वो चीजें हुई। अगला है प्रशिक्षित चुनाव की कर्मचारियों का अभाव, यानी कि जो चुनाव को एग्जीक्यूट कराएंगे, ठीक है, किस तरीके से वहां पे प्रशिक्षण देंगे, उन लोगों का भी अभाव था। तो इसी वजह से अगर देखा जाए टोटल, ये वही कारण है जिसकी वजह से लोगों ने क्या कहा कि इतिहास का सबसे बड़ा जो जुआ है वो भारत का प्रथम चुनाव है ना। इस प्रकार की चीजें हुई। चलिए भाई थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं, पहला चुनाव तो हो गया, पहले चुनाव में जैसा कि हमें पता है कांग्रेस जीत गई थी। अब बात करते हैं दूसरे चुनाव की। भारत में जब दूसरा चुनाव हुआ, कब हुआ, 1957 में हुआ था। इन चुनाव में लोकसभा की कुल कितनी संख्या थी, कुल कितने सदस्यों की संख्या थी, मतलब सीटें थी 494, यानी कि पहले वाले में कितनी थी 489, अगला कितना होगा 494। जिसमें से कांग्रेस की अगर मैं बात करूं तो कांग्रेस को कितनी सीटें मिली थी, 371 सीटें मिली थी, यानी कि पहले में कितनी मिली थी 364, दूसरे में कितनी मिल गई 371। ठीक है, आगे भारतीय समाजवादी दल को कितनी सीटें मिल गई, 27 सीटें मिल गई, और प्रजा समाजवादी पार्टी को कितनी सीटें मिल गई, 19, और जनसंघ को कितनी मिल गई, 4। तो इस तरीके से हमने देखा कि जो कांग्रेस पार्टी जिसको पहले कितनी मिली थी 364 मिली थी, अब उसको कितनी मिल गई 371 मिल गई। और साम्यवादी भारतीय समाजवादी दल जिसको अगर मैं पहले की अगर मैं बात करूं तो पहले में कम मिला था, लगभग 16 के आसपास मिला था, जबकि दूसरे में 27 मिला था। ठीक है, तो पहले दूसरे को तो आपको जरूर याद करके रखना है, क्योंकि इस पे भी एक क्वेश्चन आता है। ठीक है, इसमें भी क्या आता है, एक क्वेश्चन आता है। तो देखिए क्या लिखा है, दूसरा आम चुनाव 1957। तो देखिए क्या लिखा है, 1957 में भारत में दूसरे आम चुनाव हुए, और इस बार भी स्थिति पिछली बार की तरह ही रही, और कांग्रेस ने लगातार सभी जगह आराम से चुनाव जीत गए। यानी कि स्टार्टिंग में पहले आम चुनाव में भी कांग्रेस हर जगह से जीती थी, वही दूसरे आम चुनाव में भी कांग्रेस हर जगह से जीती। ठीक है, लोकसभा में कांग्रेस को 371 सीटें मिली। जवाहरलाल नेहरू दूसरी बार भारत के प्रधानमंत्री बने, और केरल में कम्युनिस्ट पार्टी का जो प्रभाव है वो देखने को मिला। ठीक है, और कांग्रेस केरल में सरकार नहीं बना पाई। तो देखिए क्वेश्चन ये भी आता है कि भारत में जब दूसरा आम चुनाव हुआ था तो उस समय क्या 1957 में केरल में सत्ता किसकी आई थी, सरकार किसकी आई थी। तो आप ये कहेंगे कि कांग्रेस पार्टी की सत्ता तो बिल्कुल ही नहीं आई थी। उस समय जो सत्ता आई थी वो आई थी कम्युनिस्ट पार्टी की। कब आई थी, 1957 में आई थी। कहां पे आई थी, केरल में आई थी। ठीक है, तो ये चीज है। चलिए अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और समझते हैं। अब देखिए
अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि केरल में जो सत्ता है वो कांग्रेस पार्टी की तो आई नहीं, आई किसकी, तो वो आई कम्युनिस्ट पार्टी की। तो क्या लिखा है, केरल में कम्युनिस्ट पार्टी की प्रथम चुनावी जीत। 1957 में कांग्रेस पार्टी को लेकर कांग्रेस पार्टी को केरल में हार का मुंह देखना पड़ा था। मार्च 1957 में विधानसभा के चुनाव हुए, उसमें कम्युनिस्ट पार्टी को केरल की विधानसभा के लिए सबसे ज्यादा सीटें मिली। यानी कि अगर देखा जाए तो केरल में कौन जीतता है, कम्युनिस्ट पार्टी देखने को मिलती है। आगे 5 स्वतंत्र उम्मीदवारों का भी समर्थन इस पार्टी को प्राप्त था और साथ ही साथ राज्यपाल ने कम्युनिस्ट विधायक दल के नेता जिनका नाम था EMS नमूद्रीपाद को सरकार बनाने का न्योता दे दिया। यह पहला अवसर था जब कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार लोकतांत्रिक चुनाव के द्वारा बनी थी। यानी कि अगर देखा जाए तो यह पहली बार हुआ था कि केरल में जो है वो जहां पे कांग्रेस पार्टी को जीतना था वो वहां पर सरकार नहीं बना पाती है और जीतता कौन है उस समय, वहां पे जीत जाती है कम्युनिस्ट पार्टी। आगे चल के क्या होता है, अब यहीं पे एक चीज और देखने को मिलता है, क्या 356। ये 356 क्या है, एक प्रकार का समझो कि जिस तरीके से आपातकाल लगाया जाता है ना, उसी प्रकार की शक्ति दी गई है 356 में, जहां पे इमरजेंसी लगाकर चीजों को चेंज किया जा सकता है। तो देखिए क्या लिखा है कि केरल में सत्ता से बेदखल होने के बाद जो कांग्रेस पार्टी है ना, निर्वाचित सरकार के खिलाफ मुक्त संघर्ष छेड़ दिया और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी सत्ता में इस वादे के साथ आई कि वह कुछ क्रांतिकारी तथा प्रगतिशील नीतियां पहल करेगी। 1959 में केंद्र की कांग्रेस सरकार ने संविधान के अनुच्छेद 56 के अंतर्गत केरल की कम्युनिस्ट पार्टी को बर्खास्त कर दिया। यानी कि ये हिस्ट्री में पहली बार ऐसा हुआ था कि कोई केंद्र सरकार ने क्या किया, अपने पावर का यूज किया और यूज करने के बाद सरकार को गिरा दी। कौन सी सरकार को, जो केरल में सरकार बनी थी, कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार बनी थी, उस सरकार को गिरा दी क्योंकि वहां पे कांग्रेस पार्टी की सरकार थी। अब क्या किया गया, केरल के सरकार को गिराकर वहां पर केंद्र शासित, मतलब ये समझो कि केंद्र की सरकार लागू कर दी। ठीक है तो ये चीज, तो आप ये भी कह सकते हो कि उस समय केरल में कांग्रेस पार्टी की सरकार नहीं बनी थी, हो सकता है इसी वजह से ये चीजें लागू हुई हो। यह फैसला विवादास्पद साबित हुआ क्योंकि ये भाई ऐसा तो पहली बार देखने को मिला था ना सबको इस प्रकार से। तो पहला आम चुनाव जहां पे जुए की बात हमने किया, वहीं दूसरे आम चुनाव में हमने ये देखा कि सत्ता का सही तरीके से प्रयोग करके केरल में कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार को गिरा दी जाती है। ठीक है, चलिए चलो कोई बात नहीं अमन, आप थोड़ा सा वैसे वीडियो प्ले करके देख लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलिए आगे बात करते हैं तृतीय आम चुनाव। तीसरा आम चुनाव कब हुआ भाई, तो तीसरे आम चुनाव की बात किया जाए तो कब हुआ, 1962। यहीं पे देखिए मैं एक बार और रिवीजन कराते चल रहा हूँ। पहला आम चुनाव हुआ 1952, दूसरा चुनाव हुआ 1957, तीसरा आम चुनाव हुआ 1962। ठीक है, तो क्या लिखा है, इन चुनावों में लोकसभा की 494 सीटें थी। पहले वाले में कितनी थी, 489, दूसरे में 494, तीसरे वाले में 494। ठीक है, जिसमें से अगर देखा जाए कांग्रेस पार्टी को कितनी मिलती, 361। अब आप ये सोचेंगे कि पहले वाले में अच्छा खासा बहुमत मिला था, 364 मिला था, दूसरे वाले में और 371 मिला था, लेकिन तीसरे वाले में कांग्रेस पार्टी को थोड़ी सी कम सीटें देखने को मिली है। भारतीय समाजवादी दल कितना वोट मिला, 29 वोट मिला। अब देखो यहीं पे मैं एक ट्विस्ट दिखाता हूं आप लोग को। जब पहला चुनाव हुआ तो कांग्रेस को कुल कितनी सीटें मिली थी, 364 मिली थी। दूसरे में कितनी मिली थी, 371 मिली थी। तीसरे में कितनी मिली, 361 मिली ना। तो पहले में 364, दूसरे में बढ़ी यानी कि आगे बढ़ी, यानी कि अगर देखा जाए तो लमसम 7 वोट ज्यादा मिला, 7 सीटें ज्यादा मिली। लेकिन तीसरे वाले में क्या हुआ, 10 सीटें कम हो गई। लेकिन अगर मैं वहीं पे भारतीय समाजवादी दल की बात करूं तो पहले वाले में अगर देखा जाए तो 16 था, दूसरे वाले में देखा जाए तो 27 था, तीसरे वाले में देखा जाए तो 29 हो गया। यानी कि लगातार बढ़ रही है, क्या हो रही है, लगातार बढ़ रही है। तो आप ये कह सकते हो कि ये वो पार्टी थी जो कि तीनों आम चुनाव में दूसरे पोजीशन को बरकरार करते हुए अपनी सीटों में इजाफा की। हालांकि देखा जाए तो जनसंघ ने भी तो किया था, लेकिन दूसरे नंबर पे वो नहीं था कौन, भारतीय समाजवादी दल था। तो कई बार ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि दूसरे नंबर की पार्टी कौन सी थी जो कि बढ़त हासिल कर रही थी, तो ये थी समाजवादी दल थी। ठीक है, अब बात करते हैं कांग्रेस का प्रभुत्व कैसा था। देखो स्वतंत्रता के उपरांत कांग्रेस अकेली सत्ता में रही थी और 1952 के प्रथम आम चुनाव में कांग्रेस ने आश्चर्यजनक बहुमत प्राप्त किया। बिल्कुल, क्योंकि पहली बार जब चुनाव हुआ तो भाई कांग्रेस जीती ही जीती। आगे इसके बाद 1957 के द्वितीय आम चुनाव में जीता, 1962 के तृतीय आम चुनाव में जीता और अन्य राजनीतिक दल इतने कमजोर हो गए थे कि कांग्रेस के साथ सत्ता संघर्ष करना ही नहीं जा सके थे, क्योंकि कांग्रेस पार्टी समझो बहुत बड़ी पार्टी थी, बाकी सारी पार्टियां बिल्कुल ही छोटी हो गई थी। ठीक है तो इस प्रकार से भी चीजें, क्योंकि देखो उस समय ज्यादा बड़ी बड़ी पार्टियां तो थी नहीं ना मार्केट में। अब हो गया है ना, अभी भी अच्छा आप देखोगे तो कौन सी पार्टी, वही है, कांग्रेस है।
एक दूसरे नंबर पे भाजपा है, भाजपा तो देखो पहले ही नंबर पे। इसके साथ साथ आम आदमी पार्टी टक्कर देने को आ जाती है। तो यही सब पार्टियां हैं जो कि काफी अच्छे लेवल पे हैं। ठीक है, आगे कांग्रेस के प्रभुत्व का कारण। अब क्वेश्चन ये आता है कि ऐसा क्या कारण है जिसकी वजह से कांग्रेस बार बार सत्ता में आई। 3 बार सत्ता में कौन आई? कांग्रेस पार्टी आई। कौन प्रधानमंत्री बना? जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री बने। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि आखिर क्या ऐसे कारण थे जिसकी वजह से कांग्रेस पार्टी सत्ता में आई और उसका प्रभुत्व रहा, ये क्वेश्चन आता है। ठीक है, चलिए देखिए क्या लिखा है कि देश की सबसे बड़ी पार्टी और सबसे पुरानी पार्टियां कौन सी है? सबसे पहले कांग्रेस पार्टी। ठीक है, दूसरे नंबर पे सबसे मजबूत संगठन, क्योंकि सभी वर्गों का समर्थन है, कि सारे लोग मिलकर कांग्रेस पार्टी का समर्थन कर रहे थे, इस वजह से हम ये कह सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी मजबूत थी और सत्ता में आई। अगला, सबसे लोकप्रिय नेता इसमें शामिल थे। बिल्कुल, काफी बड़े बड़े दिग्गज नेता इसमें शामिल थे और साथ ही साथ महात्मा गांधी जी से रिलेटेड और है ना सारे नेता, जवाहरलाल नेहरू हो गए, लाल बहादुर शास्त्री हो गए, इसके साथ साथ सरदार वल्लभ भाई पटेल हो गए। तो बड़े बड़े दिग्गज नेता शामिल। आजादी की विरासत हासिल, यानी कि लोगों को ये लगता था, ये लगता क्या था, ये हकीकत भी था कि कांग्रेस पार्टी का बहुत अहम योगदान रहा है भारतीय स्वतंत्रता में। ठीक है, आगे गठबंधन सरकारों की असफलता, यानी कि गठबंधन सरकार थी ही नहीं। आप ये कह सकते हो कि उस समय सबसे फेमस पार्टी थी कांग्रेस पार्टी, विपक्षी दल का कोई रोल ही नहीं था, विपक्षी दल तो थी ही नहीं उस समय। तो इस वजह से जीतती कौन थी? कांग्रेस पार्टी। नेहरू जैसे करिश्माई नेता इसमें शामिल थे। अच्छा, नेहरू जी को करिश्माई नेता इसलिए कहा गया क्योंकि भाई देखो, सबसे पहले उन्होंने कांग्रेस पार्टी में अपना अहम योगदान तो दिया ही था, साथ ही साथ अगर देखा जाए तो ये विदेश नीतियां पर भी बनाने पर ज्यादा जोर देते, जैसे चीन के साथ संबंध बनाना, विदेश नीति बनाना, गुट निरपेक्षता की नीति को एग्जीक्यूट करवाना, है ना। इस वजह से इनको करिश्माई नेता कहा गया। ठीक है, तो इस तरीके से देखा जाए तो कांग्रेस के प्रभुत्व का कारण यही था जिसकी वजह से कांग्रेस पार्टी जो है वो सत्ता में बनी। अब देखिए एक क्वेश्चन और आता है। क्या क्वेश्चन आता है भाई? कि भारत में विरोधी दलों की भूमिका बताइए। देखिए ये भी क्वेश्चन आता है 4 नंबर में या फिर 6 नंबर में, कि क्या विपक्षी दलों का होना जरूरी है? विपक्षी दलों का होना जरूरी है? बिल्कुल जरूरी है। अगर सत्ता में विपक्षी दल ना हो तो हो सकता है कि जो पार्टी है वो अपना मनमाना कर दे। विपक्षी दल होता है ना, तो इससे एक प्रेशर रहता है कि अगर हम कुछ गलत करेंगे तो संसद में मुझे जवाब देना पड़ेगा, है ना। संसद में मुझे जवाब देना पड़ेगा, इसलिए मुझे कुछ गलत नहीं करना है। तो वही वाली बात है। तो क्या लिखा है कि भारत में विरोधी दलों की भूमिका, जिसमें विरोधी दल का मुख्य कार्य सरकार की नीतियों तथा कार्यों का सार्थक आलोचना करना होता है, यानी कि अगर सही है या गलत है उसके हिसाब से हमें टिप्पणी करना होता है। भारत में संसदीय शासन प्रणाली है, इसलिए विरोधी दल हमेशा वैकल्पिक सरकार के रूप में होती है। वैकल्पिक सरकार का मतलब क्या हुआ कि अगर पक्ष का सरकार अच्छा काम नहीं कर रही है तो विपक्ष की सरकार बन जाएगी। बिल्कुल, ये हटा देंगे इनको और खुद की सरकार बनाने लगेंगे, तो विकल्प के रूप में देखा जाता है। विरोधी दल संसद का मीडिया के माध्यम से सरकार की नीतियां चुनौतियों को सुधारने में सहायता करती है। बिल्कुल, यानी कि वो चाहती है मीडिया के माध्यम से चीजों में सुधार आए। आगे, विरोधी दलों की उपस्थिति से सरकार पर जनहित में कार्य करने का दबदबा जो है या दबाव है वो बढ़ता है। बिल्कुल, अगर ये विपक्षी दल ना हो सकता है कि जो पक्ष वाली जो पार्टी है वो कुछ काम भी ना करे, या करे तो बहुत धीरे धीरे करे। आगे, ये दल लोकतंत्र की सुरक्षा और मजबूती के लिए आवश्यक होती है, क्योंकि वे सरकार की मनमानी तथा तानाशाही प्रवृत्ति को रोकती है। ठीक है, क्योंकि देखो हमें याद है कम्युनिस्ट पार्टी जो थी सोवियत संघ, वो अपने हिसाब से काम करती थी, विपक्षी दल तो था नहीं, तो वो अपने हिसाब से काम करती थी, अच्छा भी करती थी बुरा भी करती थी। अगर हो सकता उस समय विपक्षी दल होता तो वो कंट्रोल करके रखता उन चीजों। ठीक है, तो इस वजह से विपक्षी दलों का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। आगे बात कर लेते हैं। विरोधी दलों के कारण जनता को राजनीतिक जागरूकता देखने को मिलती है, शिक्षा देखने को मिलता है। आज लोगों को मोस्टली जो शिक्षाएं मिलती है वो इन्हीं की वजह से मिलती है कि विपक्षी दल बताती है कि देखो सरकार ऐसे कर रही है, ऐसे कर रही है। ठीक है, उनकी गलतियों को दिखाने का काम करती है। ये दल विभिन्न मुद्दों को जनता के सामने लाकर लोक मत तैयार करते हैं और सरकार के जवाबदेही तय करते हैं कि सरकार को क्या गलत करी और किस तरीके से हमें जवाब मांगना है। निष्कर्ष की बात करें तो निस्संदेह विरोधी दल लोकतंत्र का एक अहम स्तंभ है। वे न केवल सरकार की गलतियों को उजागर करते हैं बल्कि नागरिकों के अधिकारों तथा स्वतंत्रता की रक्षा भी करते हैं। विरोधी दलों की सक्रिय भूमिका से ही भारत में स्वस्थ, जागरूक और जवाबदेह लोकतंत्र बना हुआ है। यानी कि अगर कहा जाए तो लोकतंत्र जिस तरीके से काम कर रहा है उसमें विपक्षी दलों की काफी अहम योगदान है। तो हमें इस तरीके से ये समझ सकते हैं कि विपक्षी दल होना काफी जरूरी है। और ये हो गया आपका जो चैप्टर है। ठीक है, आई होप तो आपको अच्छा लगा होगा। तो देखिए अगर मैं कहूँ तो 33 मिनट की वीडियो बनी है, जिसमें से स्टार्टिंग का अगर 1-2 मिनट काट लिया जाए तो ऑलमोस्ट अगर देखा जाए तो पार्ट 2 जो है अपना वो आधे घंटे के अंदर खत्म हो गया।
और आधा घंटा पहले वाला पार्ट, तो आप समझ जाइए 1 घंटे के अंदर अंदर चैप्टर खत्म। आप अगर रिवीजन करना चाहें तो आप ये देख सकते हैं कि पर चैप्टर 1-1 घंटे की वीडियो है। तो सोचो 9 चैप्टर की तैयारी करनी है, पहली बुक पूरी, दूसरी बुक का 2 चैप्टर अगर तैयार करना है तो 9 घंटे में आप चाहो तो पूरा का पूरा वीडियो देख सकते हो। प्लेलिस्ट में उसमें दिया हुआ है। रिवीजन का सबसे बढ़िया साधन आपका यूट्यूब चैनल, जहां पर सारी चीजें आपको देखनी। आप कहोगे भैया डिस्ट्रक्शन होती है, तो आप विकास स्टडी पॉइंट का एप्लीकेशन डाउनलोड करो। उसको डाउनलोड कर लोगे तो आप समझो कि उसमें बहुत सी चीजें दी हुई है। साथ ही साथ जितनी भी चीजें मैंने यहाँ पे करवाई हुई है सब वहां पे चैप्टर वाइज करके है, भटकने की जरूरत नहीं मिलेगी आपको, और उसमें कोई भी ऐड देखने को नहीं मिलेगा। तो आप ये समझो कि उसमें अच्छे से स्टडी कर सकते हो। तो इस तरीके से इस चैप्टर को हमने खत्म कर दिया और सारी चीजों को हमने रिवाइज कर लिया है, सारे टॉपिकों को हमने कवर करने की कोशिश की। और अगला जो पार्ट बनेगा, इसका पार्ट मतलब मत समझो, मतलब नेक्स्ट चैप्टर जो आएगा, क्योंकि 2-3 चैप्टर एक दूसरे से रिलेटेड है, ठीक है। तो आगे चल के जब हम इसके बाद वाला चैप्टर करेंगे तो उसमें हम ये देखेंगे इसके बाद की राजनीति। अभी तो हमने कहां तक की राजनीति पढ़ी, भारत में पहला चुनाव हुआ 1952, दूसरा चुनाव 1957, तीसरा चुनाव हुआ 1962। आगे चल के हम देखेंगे कि चौथा चुनाव होता है 1967 में, तो वो कौन जीतता है और किस तरीके से कांग्रेस का विभाजन हुआ है, किस तरीके से इंदिरा गांधी सत्ता में आए हैं और किस तरीके से गरीबी हटाओ का नारा दिया और किस तरीके से आपातकाल को लागू किया गया। इन सभी चीजों के बारे में हम चर्चा करेंगे, लेकिन वो अगले चैप्टर में। अभी तक जितना हमने किया वो ऐसे 1 का पार्ट है। अच्छे से तैयारी करना, अच्छा स्कोर करना, विकास स्टडी पॉइंट, साथ ही साथ आपके माँ बाप का नाम आप लोग को रोशन करना है, ठीक है। मेहनत करनी है। जिस किसी को भी नोट चाहिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ, वहां से आप लोग नोट्स ले सकते हो। और बाकी ज्यादा से ज्यादा आप लोग अपने दोस्तों को शेयर करें, ठीक है। चलिए, आई होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी हो। कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं।